सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 के बारे में, जो कि है अपना विष उपद्रव ऑन डिजीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ विष या पॉइजन। तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जो इसके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा विष उपद्रव के बारे में, दूसरा रहेगा ड्रग एंड टॉक्सिसिटी के बारे में, थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा अपना ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के बारे में, फोर्थ अपना एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड फिफ्थ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के बारे में। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं विष उपद्रव के साथ। विष उपद्रव के बारे में जो सबसे पहला श्लोक बुक्स के अंदर दिया रहता है, जो विष उपद्रव बताए गए हैं, वो किसने बताया है? अष्टांग संग्रह चरक ने भी बताया। लेकिन सबसे पहले अपन जो देखते हैं, अष्टांग संग्रह के द्वारा 16 प्रकार के विष उपद्रव बताइए, 16 उपद्रव बताए हैं। और जो चरक के द्वारा बताए वो 4 उपद्रव होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अष्टांग संग्रह में बताए गए विष उपद्रव। तो ये श्लोक है, ये अष्टांग संग्रह का चैप्टर नंबर 47 से है, जिसके बारे में अपन देख लेते हैं। ज्वर काश वमि श्वास हिदमा तृष्णा अति मूर्छा विषा विषो भेदो अति काठिन्य अनाहो वस्ति ऊर्ध रूके श्वेतो पूत दंसत्व रक्तस्राव विषानील इति षोडश निर्दिष्टता विषा आर्तानाम उपद्रवा। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि 16 उपद्रव बताए, जो कौन कौन से हैं जो देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताए गए उसी के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहला बताया है ज्वर, बताया है कास, बताया है वमी मतलब वमन, बताया है श्वास हिक्का, तृष्णा बताया है, अति तृष्णा बताया है, मूर्छा बताया है, विषा भेदो अति काठिन्य। यहाँ पे क्या क्या बताया गया है? विषो भेदो मतलब अतिसार बताया है, अति काठिन्य मतलब अनाह बताया है, अति काठिन्य मतलब मल अवरोध बताया है, अनहा का मतलब अनाह बताया है यहाँ पे, वस्ती वस्ती और ऊर्ध रोग है। यहाँ पे क्या है कि वस्ती में और ऊर्ध मतलब सिर में या क्या बताया पीड़ा होती है। स्वैथु पुत दंसत्व, स्वैथु का मतलब यहाँ पे सोच से लिया गया है। पुत दंसत्व मतलब क्या होगा, जो जहाँ पे दंस स्थान है वो क्या सड़ने लग जाएगा, रक्तस्राव होगा। विष अनिल है, क्या होगा कि विष अनिल मतलब विषवात हो जाएगा शरीर में। बताएं वो देख लेते हैं अपन कौन कौन से बताए। देखो यहाँ पे बताया है ज्वर, बताया है कास, बताया है वमन, बताया है श्वास हिक्का, बताया है अति तृषा, मूर्छा, अतिसार, मल अवरोध। इसके बाद में क्या बताया है? इसके बाद में बताया है अनाह, बताया है अनाह, बताया वस्ती में पीड़ा बताई है, सिर दर्द बताया गया है, सोत बताया है, दंस का सड़ना बताया है, रक्तस्राव बताया है, विषवात बताया है। और इसको जो याद करने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, ये समझ लीजिए कि कोई भी इंसेक्ट है उसने आपको काटा, तो इंसेक्ट काटने से क्या होगा वहां पे कि वहां पे रक्तस्राव होगा, कि रक्त निकलने लगेगा, वहां पे सूजन हो जाएगी। और अगर उसको क्योर नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा वो। तो ये इस चीज से अपन को याद होगा कि रक्तस्राव हुआ, सोत हुआ, दंस पूतन मतलब दंस स्थान सड़ने लग जाएगा। तो ये 3 चीजें हुई। और वो क्या होगा कि विषवात को डिस्टर्ब करेगा तो विषवात हो गया। ठीक है, तो ये 4 उपद्रव अपन को यहाँ से याद हुए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि सिर से आते हैं अपन, कि बॉडी का सबसे अपर रीजन है सिर। तो सिर से अपना चालू होता है उपद्रव, वो होता है सिर दर्द और मूर्छा। सिर दर्द और मूर्छा यहाँ से उत्पन्न होने लगेगी। सिर दर्द जो है मुंह से आते हैं, तो मुंह से क्या 4-5 चीजें होती है। तो सबसे पहले अपन को याद रख लिया अपन ने कि वमन हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अति तृष्णा, वमन के साथ अति तृष्णा हो गई कि, और अति तृष्णा के बाद में अपन को एक कांस याद रखना है। कांस से 3 चीजें होती है कि कांस, श्वास, हिक्का। इसको अपन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, ये चीजें याद हो जाएगी। काश श्वास हिक्का हो गई, वमन अति तृष्णा हो गई। तो कितने हुए? 5 और 6 7। तो 7 अपन को यहाँ से याद हो गई, 4 यहाँ से, 7 यहाँ से, 11 हो गए। इसके बाद अपन देखते हैं कि अमाशय से फिर अमाशय से क्या होगा, ज्वर उत्पन्न होगी। अपन पेट पे है, तो पेट से क्या हो गया, आंतों से क्या होगा, अनाह उत्पन्न होगा। और फिर अपन गए बस्ती और रेक्टम के एरिया की तरफ। तो यहाँ से अपन को याद रखना है कौन सा, तो कि जैसे अपन रेक्टम एरिया पे गए तो वहां से अतिसार और मला अवरोध उत्पन्न होगा उपद्रवी के तौर पे। और जैसे अपन ब्लैडर वाले एरिया में गए तो वहां से अपना उत्पन्न होगा क्या, वस्ती में पीड़ा। तो ये सब हो गए अपने 16 उपद्रव, जो किसने बताया था, अष्टांग संग्रह के अंदर बताए गए थे। तो ये चीज अपन को याद रहनी चाहिए कि 16 उपद्रव कौन कौन से हो गए, कि सिर दर्द मूर्छा हो गई, वमन अति तृष्णा हो गए, काश श्वास हिक्का हो गई, ज्वर हो गया, अनाह हो गया, अतिसार मलावरोध हो गया, और वस्ते में पीड़ा हो गई। और जो दंश स्थान है वहां से क्या होगा, रक्तस्राव, सोत, दंशपूतन और विषवात। ये अपन को याद रखना है। चिकित्सा के 23वें चैप्टर में क्या बोला है कि विष के 4 उपद्रव बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं?
विषवेगान् मदमूर्छा विषाद हृदय हृदय द्रवा प्रवन्तते शीते निर्वते यथान विजयस्य आलोम हर्षात शात। तो यहाँ पे बोला गया है कि मद मूर्छा विषाद और हृदय द्रव ये चार तो उपद्रव उत्पन्न होंगे और इनकी चिकित्सा साधक ने बताया कि शीत चिकित्सा यहाँ पे करनी चाहिए। और अगर वो भय रहित हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए कि अलोम हर्षात यानी उसे हवादार जगह पे रखना चाहिए। तो ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के बारे में डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दिया, अगर ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिफर टू एन एडवर्स रिएक्शन टू अ मेडिसिन दैट इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड ओकरिंग एट डोज नॉर्मली यूज्ड इन ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हिंदी में देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी डोज अपन क्या ले रहे हैं कि डोज नॉर्मल है, मतलब जो थेरेपेटिक डोज है वह उसी डोज पे अपन उसको क्या ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, डोज नॉर्मल है। बट हो क्या रहा है उसकी वजह से नोक्सियस और अनइंटेंडेड एडवर्स रिएक्शन उसका जो उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी बोल रहे हैं। तो क्या अभी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल डोज के अंदर मेडिसिन देने पर भी क्या होता है, उनके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स जनरेट होने लगते हैं जिन्हें एडवर्स रिएक्शन बोला जाता है। तो वो क्या होते हैं, वही होती है ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। तो इसी के लिए अपन को जो शब्द याद रखना वो याद रखना है कि एडवर्स रिएक्शन और थेरेपेटिक डोज। कि एडवर्स रिएक्शन होता है और दूसरा होता है थेरेपेटिक डोज के लिए। तो ये दो शब्द अपन को याद रह जाएगा तो इसी से अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी के डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एडवर्स रिएक्शन हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है कि थेरेपेटिक डोज के ऊपर हो रहा है। तो वही चीज़ होती है अपना ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, और ये क्या है, डोज रिलेटेड है। ये क्या है, डोज रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि इसके कोज क्या हो सकते हैं। ये ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के कोज क्या हो सकते हैं। तो ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के कोज के अगर अपन बात करें तो वो हो सकता है तो साइड इफेक्ट है, किसी पेशेंट पर हो रहा है तो वो क्या होता है, साइड इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो ये हो गया अपना साइड इफेक्ट के कारण। दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी। ये कुछ पेशेंट के अंदर क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी के कारण भी क्या होता है कि वो एडवर्स रिएक्शन दिखाने लगता है। और जो तीसरा है वो है ड्रग इंटरेक्शन। तो ये चीज़ अपन को याद रहनी चाहिए कि कितने कारण हैं। तो पहला कारण साइड इफेक्ट हुआ है, दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी और तीसरा हुआ है ड्रग इंटरेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी के अंदर अपन को याद रहनी चाहिए कि चार टाइप्स हो सकती है। ये कितने टाइप्स हो सकती है, चार टाइप्स हो सकती है। सबसे पहला ऑन टारगेट है, दूसरा ऑफ टारगेट, ऑन एंड ऑफ टारगेट याद रख लेना। और तीसरा है टॉक्सिक मेटाबोलाइट के कारण हो सकता है। और फोर्थ अपना इम्यून मेडिएट डैमेज के कारण हो सकता है कि इम्यून अपना क्या हो रहा है, वो इम्यून सिस्टम जो हो रहा है वो डैमेज हो रहा है। तो इस चीज़ को अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे होता है। बस ये याद रखना है अपन को कि मैकेनिज्म जो टॉक्सिसिटी है वो चार टाइप्स हो सकती है। कॉज़ अपने 3 हैं और मैकेनिज़्म में 4 है और अपने इसके टाइप आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है इनके अंदर क्या-क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑन टारगेट एडवर्स इफ़ेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ये टॉक्सिसिटी कैसे होती है? तो इसको देखने के लिए अपन देखते हैं, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू इट्स इंटेंडेड रिसेप्टर। याद रखना है कि इंटेंडेड रिसेप्टर से बन रहा है, बट एन इनएप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन विद सब ऑप्टिमल काइनेटिक्स और इनकरेक्ट टिश्यू। तो क्या हो रहा है कि कोई भी ड्रग है वो उसी के रिसेप्टर से बंध रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एक तो इनअप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन की उसके कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सब ऑप्टिमल काइनेटिक्स, उसकी जो काइनेटिक्स है वो डिफर कर रही है, इसकी वजह से भी उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है। और जो थर्ड है वो है इनकरेक्ट टिश्यू, कि वो सेल रिसेप्टर तो उसका ठीक है लेकिन वो टिश्यू ही गलत है। उसके कारण भी क्या हो रहा है कि टॉक्सिसिटी हो रही है। तो ये चीज़ किसमें आती है, ऑन टारगेट एडवर्स इफेक्ट के अंदर। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंसुलिन के कारण होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया। ये ऑन टारगेट एडवर्स रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है कि जो ड्रग है वो खुद के जिस रिसेप्टर से उसे बंधना है उसी से रिसेप्टर से बंध रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन अलग है, उसकी जो सब ऑप्टिमल जो काइनेटिक्स है वो डिफर कर रही है और जो उसका टिश्यू हो वो उसने गलत पकड़ लिया। तो ये 3 चीज़ों की वज़ह से क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है और वो किस में आती है, ऑन टारगेट एडवर्स इफ़ेक्ट के अंदर आती है, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल हो गया अपना इंसुलिन के कारण होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑफ टारगेट के बारे में। ऑफ टारगेट, तो ऑफ टारगेट के अंदर क्या बताया है कि दिस इज़ caused the drug binding to the target or receptor for which it was not intended। तो यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा है कि जिससे उसे बंधना चाहिए उससे ना बंधकर किसी दूसरे से बंध रहा है। तो वो चीज़ आती है अपनी किसमें, ऑफ टारगेट एडवर्स इफेक्ट के अंदर आती है।
और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो एंटीहिस्टामिन्स होता है, जिनके कारण क्या हो जाता है, ड्राउज़ीनेस होती है। एंटीहिस्टामिन्स अपन यूज़ लेते हैं तो उनके कारण क्या हो रहा है कि ड्राउज़ीनेस हो रहा है अपना। इसके बारे में अपन बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ टॉक्सिसिटी के अंदर थर्ड पॉइंट अपना, प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। अब जो अपना टॉपिक था वो था टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी। तो ये कैसे होती है, तो इसका होने का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है पैरासिटामोल के कारण होने वाला लिवर डैमेज। तो क्या होता है कि जब भी लिवर के अंदर कोई भी मेडिसिन जाती है, जब जैसे भी कोई भी मेडिसिन गई, तो वो क्या होता है वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसका मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा उस मेडिसिन का, वो क्या करेगी, कुछ कंपोनेंट मेटाबोलाइट्स बनेंगे। और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका इफेक्ट कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी उनका नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है, और उसी एडवर्स इफेक्ट को क्या बोला गया है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बोला गया है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये चीज हो गई अपना प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के अंदर पैरासीटामोल, जिसके कारण क्या हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या है कि हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, ये टॉक्सिसिटी किस कारण हो रही है कि इम्यून रिस्पॉन्स का क्या हो रहा है कि हार्मफुल इफेक्ट है। इम्यून रिस्पॉन्स का क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। तो वो चीज़ क्यों होती है, तो यहाँ पे दिया है कि ड्रग्स आर जीनाबोना जीनोबायोटिक्स, सॉरी, ड्रग्स आर जीनोबायोटिक्स, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं दैट कैन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे लिखा है इफ द ड्रग इज सफिशिएंट लार्ज एंड डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, कि कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रग्स अपन ले रहे हैं वो क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है। तो फॉरेन सब्सटेंस को क्या करता है कि कभी कभी इम्यून सिस्टम उसे एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस समझ के उसे इसके ऊपर इफ़ेक्ट का होने लगता है। तो यही क्या है कि हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स है, और यही क्या है, टॉक्सिसिटी का एक तरीका है। ठीक है? तो ये कब होता है, जब सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट के लिए ड्रग हो और डायरेक्टली अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, तो उस कारण से हो सकती है कि इम्यून रिस्पॉन्स का हार्मफुल इफ़ेक्ट। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, और ये किसके कारण है, सल्फोनेमाइड्स के कारण जो हो रहा है स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, वो क्या है, हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स का अ, एग्जाम्पल है। तो अपन ने 4 एग्जाम्पल पढ़े, कौन-कौन से देखे अपन ने? सबसे पहला अपन ने देखा ऑन टारगेट। ऑन टारगेट के अंदर अपना क्या हो गया कि ऑन टारगेट के अंदर क्या है कि जिस रिसेप्टर से उसे बाइंड करना है, उस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन अलग हो गई, इसकी काइनेटिक्स अलग हो गई और इसका टिश्यू अलग हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ अपनी ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि ऑफ टारगेट एडवर्स इफेक्ट। ऑफ टारगेट एडवर्स इफेक्ट कब हो रहा है कि जिस रिसेप्टर से उसे बाइंड करना है, उससे ना बाइंड करके किसी दूसरे से बाइंड कर रहे हैं, तो वो ऑफ टारगेट हो गया। ठीक है? तीसरी चीज़ हो गई अपनी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, कि उसका जो मेटाबोलाइट्स है उसी का इफेक्ट क्या हो गया, एडवर्स है, तो वो हो गया टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के कारण। और फोर्थ जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स, के हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स उसका जैसा होना चाहिए वैसा ना हो के उससे क्या हो रहा है, एडवर्स हो रहा है। तो वो चीज़ हो गई अपनी मैकेनिज्म ऑफ द टॉक्सिसिटी के 4 टाइप्स, या 4 मैकेनिज्म ऑफ द टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है? इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। तो टाइप्स अगर बात करें अपन, तो टाइप्स के अंदर अपने 4 टाइप्स होते हैं। एक तो साइटोटॉक्सिसिटी होती है, कार्सिनोजेनेसिटी होती है, म्यूटाजेनेसिटी होती है और टेराटोजेनेसिटी होती है। सबसे पहले साइटोटॉक्सिसिटी। तो साइटोटॉक्सिसिटी से अपन समझ रहे हैं कि साइटो मतलब सेल, कि सेल के अंदर क्या होगा, किसी भी टाइप का जो चेंज होगा टॉक्सिसिटी के कारण, तो वो साइटोटॉक्सिसिटी आता है। जैसे कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी क्या होता है कि सेल को डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा कि जो जीआई जो लाइनिंग है वो डैमेज हो रही है, तो वो एक टाइप की साइटोटॉक्सिसिटी हो गई, कि कीमोथेरेपी से जीआई लाइनिंग क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, वो साइटोटॉक्सिसिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपना होता है कार्सिनोजेनेसिटी, जो कहता है कि कार्सिनोजेंस आई मीन जो कैंसर प्रोड्यूस करता है, तो वो हो गया अपना जैसे बेंजीन के कारण होने वाला ल्यूकेमिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं म्यूटाजेनेसिटी। म्यूटाजेनेसिटी का सीधा-सीधा मतलब है कि ये म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन का मतलब ये जेनेटिक चेंजेस करता है। तो वो रेडिएशन के कारण होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन के अपन देख लेते हैं। फोर्थ टाइप है टेराटोजेनेसिटी। तो टेराटोजेनेसिटी के बारे में क्या बोला गया है? तो देखो मैं बताता हूँ। इसमें बोला गया है कि टेराटोजेनेसिटी रिफर टू एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कॉज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। These agents are known as a टेराटोजेंस। तो टेराटोजेनेसिटी का मतलब ये है कि क्या होता है कि जब भी कोई fetus और एम्ब्रियो होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट को जो क्या होता है कि
डेवलपमेंट को क्या करता है कि एबनॉर्मलिटीज़ करता है। उस डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि एक टाइप से रेजिस्टेंस करता है, उसको अवरोध पैदा करता है, तो वो चीज़ कहलाती है टेट्राजेनेसिटी, जिसके कारण क्या होता है उसकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती है। तो वो चीज़ आती है टेराटोजेनेसिटी के अंदर, और इसके जो एजेंट्स होते हैं उसे टेराटोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका एग्ज़ाम्पल है थैलिडोम, जिसके कारण क्या है लिम्ब डिफ़ॉर्मिटी उत्पन्न हो रही है। ये चीज़ हो गया अपना कौन-सा टाइप्स एंड 4 टाइप्स ऑफ द टॉक्सिसिटी, ठीक है? अब टाइप्स के बारे में अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो करते हैं अपन, जो रिमूवल ऑफ द एक्सपोज़र। तो अपन देखते हैं कि अपन जैसे कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दो, तो उससे भी क्या हो जाएगा अपना मैनेजमेंट हो जाएगा। और दूसरा अपना अपना गैस्ट्रिक लीवर किस कंडीशन में करवा सकते हैं कि अर्ली इंजेक्शन, कि अपन ने जिससे ही ली है अपन को पता है कि ये गलत है, कि इससे अपनों क्या हो सकता है कि इस पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करवा देंगे, गैस्ट्रिक लीवरेज करवा देंगे। थर्ड है अपना स्पेसिफिक एंटीडोट। अब अपन को क्या दिया है कि किसी ने नैलोक्सोन जो स्पेसिफिक एंटीडोट है इसका वो यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है? और फोर्थ है अपना हीमोडायलिसिस फॉर रीनल एक्सक्रीशन करवा सकते हैं अपन। तो ये मैनेजमेंट हो गया टॉक्सिसिटी का। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स के बारे में। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स कितने टाइप के होते हैं? ये ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड सबसे पहले होता क्या है? तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड क्या होता है? Are the risk or dangerous encountered in the workplace that can cause harm to employees' health, safety, or well-being. These hazards can lead to injuries, illness, disease, or even death. Identifying, assessing, and controlling occupational hazard is a fundamental aspect of occupational health and safety management, aiming to create a safe and healthy working environment. ठीक है? तो यहाँ पे सीधी सीधी चीज़ जो बोली गई है कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड वो हैज़र्ड्स हैं जो क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉयी को क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं। उसको क्या करते हैं उसकी हेल्थ के लिए क्या हो सकते हैं हार्मफुल हो सकते हैं। वही होता है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से कुछ टाइप दिए हैं। तो यहाँ पे टाइप दिए हैं फिज़िकल दिया है, केमिकल दिया है, बायोलॉजिकल दिया है, एर्गोनॉमिक दिया है और साइकोलॉजिकल दिया है। फिज़िकल के अंदर अपन को समझ में आया कि नॉइज़ हो सकता है, रेडिएशन होता है, थर्मल हो सकता है। केमिकल के बारे में अपन बात करें तो कुछ सॉल्वेंट हो गए, क्लीनिंग एजेंट हो गए, तो उनके कारण भी क्या हो सकता है उसको बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकता है एम्प्लॉयी के ऊपर। तो वो चीज़ हो गई केमिकल ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स के अंदर। बायोलॉजिकल के अंदर इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और कुछ ऐसे हो गए जैसे इंसेक्ट बाइट वगैरह हुआ, तो और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है तो उनके कारण भी क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल हो जाएगा। एर्गोनॉमिक्स बहुत स्पेसिफिक है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि एर्गोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ जो टूल्स होते हैं, कुछ ऐसी पोजीशन, कुछ उनकी पोस्चर अपन बोल सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेस होगा। उसके कारण क्या होगा कि जो स्के स्केलेटल जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो वो चीज़ आती है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका एग्ज़ाम्पल है कार्पल टनल इन आईटी वर्कर्स। तो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो आईटी वर्कर्स के अंदर देखा जाता है, तो वो एर्गोनॉमिक्स का एक एग्ज़ाम्पल है। और ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स अपना एक अलग से टॉपिक भी दिया है, उसे अपन आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन उसको अलग से कवर भी करेंगे। तो अभी के लिए ये चीज़ समझ लीजिए। और इसके बाद में साइकोलॉजिकल किसी से बर्नआउट इन हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसका मतलब है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो कभी-कभी क्या होता है उनको जो डिप्रेशन हुआ उनको ऐसा लगने लगता है कि वो सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है एक साइकोलॉजिकल बनती जाती है। तो वो क्या होता है बर्नआउट इन द हेल्थ केयर जो साइकोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स के बारे में अपन को समझना है कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स उसे बोलते हैं जब क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयी होती है उसकी हेल्थ, उसकी साइकोलॉजी या उससे अपनी रिलेटेड जो भी उसका वर्क होता है, वो क्या होता है अफ़ेक्ट होता है किसी चीज़ों से, वो होता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स के अंदर। ये चीज़ अपन ने देख ली 5 टाइप है, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, ठीक है? इसके बाद में अपन को यहाँ पे वापस वही टेबल मैंने बनाई है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं। टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी का अपन देखते हैं कि टॉक्सिसिटी के बारे में क्या बोला है कि जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी का एग्जांपल अपन देखेंगे पैरासिटामोल का ओवरडोज हो गया। क्रोनिक टॉक्सिसिटी के अंदर अपन देखते हैं कि लेड,
यूटेंसिल्स के अंदर अपन बहुत लंबे टाइम से यूज़ करे जा रहे, तो उसके अंदर जो लेड होता है वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी करने लगता है। गर्विस बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे समझ सकते हो कि क्या होता है कि कुछ जैसे अडल्ट्रेट कॉस्मेटिक्स के अंदर क्या होता है कि गर्विस हो गया, केमिकल लेस्ड फूड्स हो गए, वो भी क्या होते हैं, गर्विस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो और गर्विस के बारे में अगर आप लोगों को देखना हो तो मैंने पिछला वीडियो डाला, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो एलर्जी समझ में ही, एलर्जी क्या होती है कि ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम ड्यू टू द सेंसिटाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये किसी कारण हो रहा है, कॉज ऑफ टॉक्सिन एक्सपोजर, ठीक है। और इस तरह अपन बात करते हैं कि कुछ ऑक्यूपेशनल जो एलर्जेंस है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखा है मैंने एलर्जेंस, दूसरी तरफ लिखा है एक्सपोजर जॉब्स। कौन कौन से जॉब्स के अंदर कौन से एलर्जेंस से क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले अपना फ्लोर डस्ट। तो ये कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो बेकर्स और मेलर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कौन से, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गया। प्लांट प्रोटीन्स, तो प्लांट प्रोटीन्स कौन सा, फार्मर और हर्बलिस्ट के अंदर आ गया। आइसोसाइनेट से कौन एक्सपोज होगा, तो वो होगा स्प्रे पेंटर्स और प्लास्टिक जो वर्कर्स होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, वो इससे क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। तो ये सब क्या हो गए अपने कि कॉमन ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस हो गए। इसे आप एग्जाम में लिख सकते हो। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स। तो एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले एंडोक्राइन क्या है। तो एंडोक्राइन का मतलब पता है अपन को, हार्मोन से लिया गया है। डिस्टरप्टर्स का मतलब क्या है, जो डिस्टर्ब करते हैं। तो केमिकल्स दैट डिस्टर्ब हार्मोनल फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स। बहुत सिंपल है। बीपी है, बीपी किस में यूज होता है, प्लास्टिक्स के अंदर। एट्राजिन्स हर्बिसाइड्स के अंदर। और थैलेट्स कॉस्मेटिक की, प्लास्टिक के अंदर एंड कॉस्मेटिक दोनों के अंदर। डाइऑक्सिन इंडस्ट्रियल वेस्ट और परक्लोरेट फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ एग्जांपल है जो क्या होता है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब करते हैं। एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स का इफेक्ट क्या होता है, तो एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं और प्रोस्टेट कैंसर कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, ओबेसिटी करते हैं और मेटाबॉलिक डिसीज भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हो, जैसे एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स के बारे में क्या लिख सकते हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसीज। और थायराइड से संबंधित कुछ लिख सकते हो। और और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप हार्मोन से रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी इन डेली लाइफ। तो सबसे पहला अपना जो है मुख लेप का जो विष है वो कैसे होगा, जिसे अपन हार्मफुल पेस्ट क्रीम यूज कर रहे हैं, तो वो एक टाइप से क्या होगा कि मुख लेप का विष हो गया। अभ्यंग विष से क्या हो जाएगा कि जो अपन स्नेहन के अंदर जो यूज कर रहे हैं ऑयल, वो क्या हो गया, लो क्वालिटी का यूज ले रहे हैं, तो वो अभ्यंग विष हो गया। आहार की अगर अपन बात करते हैं आहार विष, तो अडल्ट्रेट फूड क्या हो गया, आहार विष के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आयुर्वेदिक रेमेडी कौन सी यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, टॉक्सिकोलॉजी कंडीशन के अंदर। तो इसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, वमन करवा सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं और अगध चिकित्सा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, वमन, विरेचन और अगध चिकित्सा करवा सकते हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें अपन समन और शोधन चिकित्सा करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं कि फाइनल थॉट्स अपन क्या है कि अपन इसके अंदर कंबाइन आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस, इसमें रिलेट क्या है कि ड्रग टॉक्सिसिटी का, जो आयुर्वेदिक और जो मॉडर्न है, तो उसके अंदर अपन कैसे-कैसे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? और अवेयरनेस इज़ प्रिवेंशन, कि अगर अपन ड्रग रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर अपन अवेयरनेस रहेगी कि अपन को कौन-सी चीज़ें देनी चाहिए, किस डोज़ में देनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिवेंशन है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके अंदर अपन प्रिवेंशन करेंगे तो वो अच्छा है, वो क्योर करने की बजाय। और जो लास्ट अपना अगद इज़ होलिस्टिक एंड हीलिंग, दैट इज़ परफेक्ट। एंड यही था आज का अपना लेक्चर। तो आप लोगों का लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी अपन इसके वीडियोस लाते रहेंगे, अगर तंत्र के और भी सब सब्जेक्ट्स के अपन, अगर तंत्र से रिलेटेड अपन और भी जो टॉपिक्स है उसे कवर करेंगे। और भी अपने जो सेकंड प्रॉप के सब्जेक्ट है उनके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो यही था आज का अपना वीडियो।